नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ बच गए थे, तो उन क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारे पास 4 वेसल दिए गए हैं ABCD, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि मुझे बताना है कि किसके अंदर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। हाँ जी, हमारा यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा कि इवेपोरेशन के अंदर कब कैसे चेंज आते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा और हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वाइंड बढ़ेगी तो क्या होगा। इस तरह के हमारे यहाँ पे टॉपिक लगेंगे। तो देखिए आपको फिगर में सिमिलरली दिख रहा है कि जब हमने डी वाले पॉइंट के अंदर तो मैंने टम्बलर को कवर कर दिया, तो अगर मैं टम्बलर कवर कर दूंगा तो वहाँ पे इवेपोरेशन तो होगी नहीं, जो होगी वो डायरेक्टली कंडेंस होगा या ऊपर होगा करके। तो यहाँ पर तो हमारे ये है तो आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ बी की, तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया कम है। हाँ जी, सी के अंदर देखिए, सी के अंदर हमारा सरफेस एरिया तो ज़्यादा है ही, साथ में हमारा एक और एडिशनल क्या है, मूविंग फैन लगा हुआ है। देखो अगर हमने पढ़ा था कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और हमारी विंड मूविंग फैन है तो हवा भी है, और हवा ज़्यादा होगी तब भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो इन केस सी हमारी जो मोस्ट ऑफ द इवेपोरेशन है इन द 4 टम्बलर्स वो यहाँ पर ओकर होगी। ठीक है, हाँ जी, अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है 22। देखो क्या कह रहा है ए पार्ट की कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, कि जब सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेम द टर्म यूज टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड, तो जब हमारे वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। देखिए इसको भी सब्लिमेशन ही कह दिया जाता है, बाकी इसको आप डिपोजिशन भी लिख सकते हैं, बट इसको यहाँ पर हम सब्लिमेशन भी कह देते हैं। सॉलिड टू वेपर और वेपर टू सॉलिड दोनों को ही सब्लिमेशन कह दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप डिपोजिशन लिखेंगे वो भी हमारा सही होगा। हाँ जी, अब क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, जब हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको फ्यूजन कहते हैं। तो व्हाट इज मेड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। देखो जो हीट हमें चाहिए, देखो एक बात याद रखना, फ्यूजन की बात हो रही है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अमाउंट ऑफ हीट जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहेंगे, दोबारा समझते हैं, एक ऐसी हीट जो हमें उसके एक ऑब्जेक्ट की मेल्टिंग पॉइंट पर 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितनी हीट चाहिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट। हाँ जी, इसके बाद हमारे आते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाएगा एक बार। उसके बाद जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वो अलग है। ठीक है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ नेप्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड बाय योर टीचर। हाँ जी, आपको क्या किया गया है, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर दे दिया, तो एक एक्टिविटी बताओ जिसके द्वारा आप इसको सेपरेट करना है। हाँ जी, नेप्थलीन बॉल्स के लिए आपने एक एक्टिविटी पढ़ी थी सब्लिमेशन वाली, तो देखते हैं यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कौन सी यहाँ पे एक्टिविटी यूज़ की गई है। देखो नेप्थलीन इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, नेप्थलीन जो है वाटर में इनसोल्यूबल होती है। इनसोल्यूबल क्या है कि वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती, बट सोल्यूबल इन ईथर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन एक ईथर एक हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर नेप्थलीन डिजोल्व हो जाता है। इट इज़ वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। अमोनियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर, और जो अमोनियम क्लोराइड है वो हमारा वाटर में सोल्यूबल होता है और हाई टेम्परेचर पे वोलेटाइल है। इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, अगर हम हीट करेंगे ड्राइनेस तक तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक स्टैंड लिया गया, फनल ली गई, फनल हमें लगानी पड़ेगी ताकि हम उसको जो वाटर डालेंगे उसको नीचे हमने बीकर में डालना है। उसके बाद एक मिक्सचर को फनल के अंदर जो फिट की गई है फिल्टर पेपर के साथ, उसके अंदर मैंने डाल दिया, टेस्ट ट्यूब ली, वहाँ पे फिल्ट्रेट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखिए सी पार्ट क्या कर रहा है, इवेपोरेशन। कंटेनर के अंदर अमोनियम क्लोराइड है जो कि वाटर में डिजोल्व है। जी, देखो आपको यहाँ पे सीधा सा आपने कहा ना ऊपर यहाँ पे कि जो हमारी नेप्थलीन है वो तो वाटर में मिक्स होगी नहीं, तो वो तो हमें अलग ही मिल जाएगी। तो वो हमारा यहाँ पे ऊपर हमारा वेस्टेज के रूप में देखिए, जब मैंने बीकर के अंदर इस तरह से मेरा बीकर है, यहाँ पे सॉरी बीकर है, ऊपर फनल है, तो जब मैंने फनल के अंदर यहाँ पे वाटर डाला, सॉरी इनका मिक्सचर डाला, तो क्या होगा,
वाटर मिक्स करके जब मैंने इसके अंदर मिक्सर डाला, इसके अंदर मेरा अमोनियम क्लोराइड भी है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा नैप्थलीन भी है। तो नैप्थलीन तो यहाँ पे डिज़ोल्व हो ही नहीं रहा वाटर में, अमोनियम क्लोराइड तो डिज़ोल्व हो गया, तो अमोनियम क्लोराइड मेरा वाटर के साथ यहाँ पे नीचे आ जाएगा और नैप्थलीन जो है मेरा वेस्टेज के रूप में यहाँ ऊपर रह जाएगा। उसके बाद जो मेरा अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बचा है उसको मैं इवेपोरेट होने के लिए रख दूँगा, तो वाटर मेरा इवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ पर मुझे अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और यहाँ पर मुझे नैप्थलीन मिल गया। तो इस तरह से मैं इनको सेपरेट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ हॉट समर। हाँ जी, गर्मियों के दिन चल रहे हैं और वैसे भी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों की बात कर लेते हैं। प्रियांशी एंड अली आर वियरिंग कॉटन एंड नायलॉन क्लोथ्स। अब प्रियांशी है, उसने कैसे कपड़े डाले हैं, कॉटन के। अली है, उसने कैसे डाले हैं, नायलॉन के। तो आपको कौन सा कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा लगेगा और क्यों? हाँ जी, तो मैंने बात की थी इसकी नोट्स में, कॉटन जो है हमें सबसे अच्छी प्रेफर करूँगा मैं कॉटन को। देखो कॉटन की हमने 2-3 खासियत पढ़ी थी, उन 2-3 खासियत को आप पॉइंट्स पे याद कर लीजिए, ठीक है। कॉटन से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कई बार, ठीक है। तो वो खासियत क्या क्या थी हमारी कॉटन की, कि देखो सबसे पहली तो हमें हम स्वेट आएगा, ठीक है, पसीना आता है। गर्मियों में हमारे क्या आएगा, पसीना आएगा। अब उस पसीने को कॉटन क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगी, हाँ वो इवेपोरेट कर देगी। इवेपोरेट, हाँ जी, इवेपोरेट कर देगी उसको। तो इवेपोरेट करने के बाद क्या होगा, जो इवेपोरेशन में एनर्जी लगेगी वो हमारी बॉडी से लेगी, और जब हमारी बॉडी से एनर्जी लेगी तो हमें ठंडा फील होगा। तो हुए ना फ़ायदे, एक तो जो हमें पसीना आया उसने वो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट कर दिया, दूसरा उसने हमें ठंडक भी प्रदान की, इसलिए हम इसको कॉटन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू वांट टू वियर योर फेवरेट शर्ट टू अ पार्टी। हाँ जी, आपको अपनी फेवरेट शर्ट डालनी है पार्टी पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़ स्टिल वेट आफ्टर वॉश, धोने के बाद वो अभी तक गीली है। तो कौन से स्टेप्स आप उठाएंगे उसको जल्दी सुखाने के लिए। तो यहाँ पे सूखेगी कैसे वो, जब मेरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इवेपोरेशन बढ़ानी है, तो हमारे लगा दो 3 केस। क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो मैं शर्ट को ऐसे खोल करके रख दूंगा ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़े, ठीक है। अब एज द सरफेस एरिया इंक्रीज then our evaporation will also increase. Secondly, मैं जो टेम्परेचर है वो अच्छे टेम्परेचर में, कहने का अर्थ क्या है कि सन में, वहाँ पे टेम्परेचर मेरा ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो जब मैं वहाँ डालूंगा तो एज द टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। साथ में जो मैं हवा की स्पीड है, फ़ैन के नीचे भी डाल सकता हूँ उसको, मैं पंखे के नीचे अगर उसको डालता हूँ तो अगर एज द मेरी विंड स्पीड बढ़ेगी तो मेरी इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। तो ये हमारे 3 केस आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, इवेपोरेशन के ऊपर बहुत बार यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया है ना। इवेपोरेशन के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम करके आंसर उनका एक ही निकल रहा है कि अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो हमारी इवेपोरेशन बढ़ेगी, अगर हमारे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगी। इन बातों को ही घूम फिर के हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखो अगर आप अच्छे से इनको पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको दोबारा इन क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप फीलिंग आएगी कि मेरे को ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। अब वही क्वेश्चन आ गया, इवेपोरेशन जब होगी, हाँ जी देखो, इवेपोरेशन जब होगी तो जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पे लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब वही क्वेश्चन दोबारा से कि जब जिस टाइम पर इवेपोरेशन होती है, ठीक है, वो क्या करता है, आसपास के एरिया से इवेपोरेशन के लिए एनर्जी लेता है, और जब वो एनर्जी लेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन क्या होगा, वहाँ पे हमें कोल्डनेस महसूस होगी। इस कारण से इवेपोरेशन क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। इवेपोरेशन क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि अगर मेरी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसका क्या कारण है, देखो जो हमारे पास हवा है कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, उसके अंदर एक डेफिनाइट अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर नहीं आ सकते एक गिवन टेम्परेचर पे, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं,
ठीक है। तो इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी रिच इन वाटर, अब मान लो हवा चल रही है, हाँ जी हवा चल रही है आसपास, यहाँ पे मान लीजिए हवा चल रही है। अब अगर उसके अंदर पहले से ही मेरे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इवेपोरेट होने का मतलब क्या है कि जो मेरी हवा है वो अपने साथ पानी को ले जाएगी, लेकिन अब जब पानी हवा के अंदर पहले से ही पानी है तो क्या मेरा वो जो एक्स्ट्रा वाटर है जो मुझे इवेपोरेट करना है उसको लेके जा पाएगी? नहीं ले जा पाएगी। तो यही कारण है कि एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीज, तो यानी अगर वाटर की अमाउंट बढ़ी हवा में तो साथ ही जो मेरी इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगी। और अगर वाटर की अमाउंट कम होती है, हाँ जी अगर मेरी वाटर की अमाउंट यहाँ पे कम हो जाएगी फिर क्या होगा? अगर मेरी यहाँ पे देखिए हवा के अंदर वाटर की अमाउंट कम हो गई तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर मेरी वाटर की अमाउंट कम होगी तो वो मेरे वाटर को ज़्यादा ले जा पाएगी। तो एज द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी डिक्रीज या अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर डिक्रीज देन द इवेपोरेशन इंक्रीज। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बार बार घूम फिर करके अलग अलग तरीके से उसको पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है तो आपके लिए आसान होगा। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी का थर्ड पार्ट है, स्पंज थो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। अब देखो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है, जो कि इनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है। लेकिन स्पंज आपने देखी है कभी? स्पंज होती है कुछ इस तरह हमारी, तो वो स्पंजी, ठीक है, तो वो हमारी कंप्रेसिबल होती है। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्पंज की इमेज दी गई है। तो स्पंज हमारी कंप्रेसिबल होती है, देखिए ना आपने स्पंज, उसको हम हाथ से दबा देते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए, एक स्पंज के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। अगर मैं एक स्पंज की बात करता हूँ, हाँ जी, इस तरह से अगर मेरी कोई स्पंज है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिनके अंदर हवा भर जाती है। ऑल्सो जो मटेरियल है वो रिजिड नहीं होता, रिजिड यानी हार्ड नहीं होता, और जब हम उसको दबाएंगे तो जो हवा है बाहर आ जाएगी और हम उसको प्रेस कर पाएंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर जो छोटे छोटे स्पेस हैं उनके अंदर हवा भर जाती है, ठीक है, इस कारण से वो एक सॉलिड अच्छे तरीके से अपनी शेप में रहता है। लेकिन जब हम उसको दबाएंगे तो उसके बीच के जो होल्स हैं वहाँ से हवा बाहर आएगी और उन होल्स की स्पेस के कारण ही मैं उसको कंप्रेस कर पाऊँगा। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से इसको समझिए, आपको ये मुश्किल लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक दो बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे आपको मुश्किल नहीं लगेंगी। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कि अगर मैं एक मेल्टिंग पॉइंट, हाँ जी, तो देखो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस वाला दोबारा से केस आ जाता है कि अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेरा जो वहाँ टेम्परेचर है उस समय कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कहने का अर्थ क्या है कि जो था वही रहता है। तो उस समय ऐसा क्यों होता है? देखो, जो टेम्परेचर है एक सब्सटेंस का वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे सेम रहता है अनटिल कब तक? जब तक कि पूरा सब्सटेंस मेल्ट या फिर बॉयल नहीं हो जाता। क्योंकि जो हीट है वो कौन यूज़ कर रहा है उस टाइम पे? स्टेट चेंज करने के लिए जो हमारा मटेरियल है वो यूज़ कर रहा है, ताकि अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आर्टिकल से बीच में तोड़ पाए या फिर ज़्यादा कर पाए। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी है ये वाली जो हमारी हीट एनर्जी है ये अब्जॉर्ब होगी बिना किसी टेम्परेचर के राइस में। उस टाइम पर हमारा टेम्परेचर में राइस नहीं आएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो हमारी हीट एनर्जी है उस टाइम पर एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूज़न वाली हमारी 0 डिग्री सेल्सियस वाले केस में लगेगी, वेपोराइजेशन वाली हमारी 100 डिग्री सेल्सियस केस में लगेगी। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस वाला केस है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन वाला केस है, हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला केस है, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो मैं नहीं कहूँगा कि मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन ही हमारे थे। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। एक हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, एक हमारा कॉटन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे कॉटन वाटर अब्जॉर्ब करती है, उसका क्या फ़ायदा कॉटन कपड़े पहनने का, ठीक है, और जो हमारे 6 मेन पॉइंट्स थे हमारे जो कि कंसेप्ट थे, इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है। और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि सब्लिमेशन इवेपोरेशन से क्वेश्चन आता है, एंड इवेपोरेशन के जो अफेक्टिंग हमारे जो
कॉजेज़ हैं, ठीक है, जिनके कारण इवेपोरेशन इफेक्ट होती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। बार बार उनसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको एक दो क्वेश्चन इनमें से भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि आप अगर अच्छे से एक बार प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे, आपको उनको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अच्छे से इनको क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, नोट्स वाली आपको डिस्कस कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैं दोबारा कहूँगा कि आपको इनको स्किप नहीं करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। इसके लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।